Assalamu alaikum, welcome to our channel Farmer Learning. So from today we are going to start our chapter which is sedative hypnotics और anxiolytics. तो सबसे पहले हम नेम पे जाएंगे, ठीक है। अब इसे sedative hypnotics भी कहा जाता है, ठीक है, इन क्लास ऑफ ड्रग्स को, और anxiolytics भी क्लास कहा जा सकता है, या फिर हम इन्हें अलग से sedative भी कह सकते हैं या hypnotics भी कह सकते हैं। तो वर्ड sedative का मतलब क्या है? sedative वर्ड किससे निकला है? सिडेशन से, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि हमें सिडेशन कॉज करेंगी। और हिप्नोटिक्स अब सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में क्या डिफरेंस है? मतलब सिडेटिव जो है ना वो क्लास ऑफ ड्रग्स होंगी जो सिर्फ सिडेशन कॉज करेंगी, मतलब पूरा स्लीप कॉज नहीं करेंगी, सिर्फ माइल्ड सिडेशन कॉज करेंगी। और हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एक प्रॉपर स्लीप कॉज करेंगी, ठीक है। तो ऐसी हमें ड्रग्स की क्या ज़रूरत पेश आई है कि हम जो है पेशेंट को स्लीप कॉज कराएं? क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी ये है कि जब पेशेंट या कोई पर्सन जो है एंजाइटी में होता है, वो डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है, तो उस स्टेट में उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स देते हैं। तो इसीलिए इस क्लास ऑफ ड्रग्स का जो है एक अनदर नेम है विच इज़ एंजियोलाइटिक्स। ये किस दो वर्ड से मिलकर बना है? एंजियो मीन्स एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, और लाइटिक्स मीन्स लाइसिस, विच मीन्स मतलब लाइसिस कर देता है, एंजाइटी को ख़त्म कर देता है, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं फर्दर सिडेटिव्स विच कॉज calming इफेक्ट, रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं पर्सन के अंदर, रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो इसकी पर्सन की एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, स्लीप को कॉज किए बगैर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हिप्नोटिक्स क्या है? दे कॉज स्लीप विच रिजेंबल नेचुरल स्लीप। जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो हिप्नोटिक्स हैं वो नेचुरल स्लीप कॉज करेंगे, ठीक है, उनकी स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप की तरह है। ये ड्रग्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बाय कॉजिंग स्लीप। पर्सन जो है वो सो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एंजाइटी है, उसके जो एक्साइटमेंट स्टेट है वो कम हो जाती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप, कि आपको जो नींद आती है ये किस किस स्टेज से गुजर के आती है। आपको ऐसा नॉर्मली एक जिस पर्सन को नहीं पता कुछ, वो ये समझता है कि मैं सोता हूँ और मुझे नींद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपका जो स्लीप साइकिल है ये आपका डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे एक्ट करके आपका स्लीप कॉज कराती हैं, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास स्लीप के जो है टू टाइप्स ऑफ स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहली आती है ना वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है। इसमें भी फर्दर आपके पास 4 स्टेजेस हैं। तो स्टेज 0 में क्या है? फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग एस्लीप। मतलब स्टेज 0 में क्या होता है जनाब? आप लेटे और आपको मतलब लेटने की जो कैफियत होती है ना, लेट के वो नींद, वो वाली कैफियत जो है वो आपकी स्टेज 0 है, ठीक है। और स्टेज 1 में क्या है कि आई मूवमेंट जो डिक्रीज़ हो जाता है और साथ साथ बॉडी मसल्स भी रिलैक्स हो गए। स्टेज 0 में क्या आता है कि आप बेड पे लेटे सोने के लिए। स्टेज 1 में क्या है कि आपकी आई मूवमेंट डिक्रीज़ हो गई है, साथ में आपके मसल्स भी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद स्टेज 2 में क्या है, ये आप मेरे साथ रिपीट करें, आपको इसी लेक्चर में ही इंशाल्लाह याद हो जाएगा। स्टेज 2 में क्या है कि आपकी आई मूवमेंट फर्दर डिक्रीज़ हो जाती है। स्टेज 1 में आपकी आई मूवमेंट डिक्रीज़ हुई थी, ठीक है, स्टेज 2 में आपकी आई मूवमेंट फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी और पर्सन में अराउजेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर अक्सर औकात आपने ऐसे देखा होगा कि एक बंदा, या हमारे अपने साथ ऐसे होता है कि हम सोते हैं और हमें कोई आके जगाता है, तो हम जगाने दूर की बात होती है, सिर्फ आवाज़ देने पे ही जाग जाते हैं। तो वो क्या होता है, उस टाइम आपको प्रॉपर स्लीप नहीं होती, उस टाइम आप स्लीप के स्टेज 2 में होते हैं, तो आपको हल्की सी आहट से, हल्की सी आवाज़ से आप जाग जाते हैं। इसका ये मतलब है कि पर्सन में अराउजेबल, मतलब पर्सन को जगाया जा सकता है आसानी से, वो पर्सन जल्दी से जाग जाता है,
ठीक हो गया। अब हमने स्टेज 0 में क्या देखा था, स्टेज 0 में सिर्फ पर्सन लेट रहा है, स्टेज 1 में आई मूवमेंट डिक्रीज हो रही है, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, स्टेज 3 में आई मूवमेंट फर्दर डिक्रीज हो रही है और पर्सन इज़ अराउजेबल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्टेज 2। और अब हम देखेंगे स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है, डीपर स्लीप विद मिनिमम आई मूवमेंट, के आई मूवमेंट जो है मिनिमम हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नॉट इजीली अराउजेबल। स्टेज 2 में क्या था कि इजीली अराउज कर जगाया जा सकता था, और अब स्टेज 3 में नॉट इजीली अराउजेबल। उसके बाद स्टेज 4 क्या है, स्टेज 4 है हमारे पास डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप। ये जो स्टेज 4 है ना, ये सबसे ज़्यादा डीप लेवल है डीप लेवल है स्लीप का ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट इज़ लोवेस्ट। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यूज़ की सूरत में कि कौन सा ऐसा स्टेज है स्लीप का, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का, जिसमें या फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी पूछ सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्लीप का कौन सा स्टेज है जिसमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो लोवेस्ट हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हाईएस्ट हो जाती है। तो वो कौन सा है, स्टेज 4 है। स्टेज 4 में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लो हो जाता है, लोवेस्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो रात में ग्रो करते हैं, क्योंकि रात में वजह क्या है कि रात में हमारी ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। अब स्टेज 4 में क्या है, नो आई मूवमेंट। स्टेज 2 में क्या था, आई मूवमेंट डिक्रीज हुई थी। स्टेज 3 में क्या हुआ था, मिनिमम हो गई थी, और स्टेज 4 में नो आई मूवमेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मसल्स आर कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। स्टेज 4 में क्या हो जाएगा कि मसल्स कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या देखा है, स्टेज 0 में पर्सन जो है बेड पे लेट रहा है, ठीक हो गया, और उससे नींद की कैफियत आ रही है। और स्टेज 1 में क्या हो गया कि आइज़ जो है उसकी आई मूवमेंट जो है वो कम हो गया है, और उसके साथ साथ क्या हो गया, उसके मसल्स भी रिलैक्स हो गए हैं। स्टेज 2 में क्या हो गया कि आई मूवमेंट फर्दर डिक्रीज हो गया है, ठीक है, और पर्सन इज़ अराउजेबल, मतलब अगर हम बंदे को जगाएंगे तो वो ईजिली जाग जाएगा। स्टेज 3 में क्या है कि आई मूवमेंट जो है मिनिमम हो जाता है और पर्सन इज़ नॉट ईजिली अराउजेबल। ठीक हो गया, मतलब हम उसे 2-3 दफ़ा जगाएंगे, थोड़ी देर से जागेगा। ठीक है, और स्टेज 4 में क्या है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने की वो ये है कि इसमें स्टेज 4 में हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो लोवेस्ट हो जाता है, और क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत बढ़ जाती है, और आई मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, मसल्स कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आगे हम देखेंगे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्टेज 4 का एक और पॉइंट रह गया, विच इज़ इफ़ अ वीकेंड कॉज डिसओरिएंटेशन फॉर 1 to 2 minutes। मतलब ये ऐसा स्टेज है, अगर हम उस स्टेज में पर्सन को जगाएंगे ना तो वो हल्के से 1 से 2 मिनट के लिए उसका सर चकराएगा, वो डिसओरिएंटेशन होगी, उसमें उसे समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ है। 1 से 2 मिनट के लिए ना, सिर्फ 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वो डिसओरिएंट हो जाता है, हल्का सा उसे समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। अक्सर ऐसे आपने देखा होगा कि किसी को जगाओ तो वो कहते हैं इस तरह से ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, विच इज़ एसोसिएटेड विद ड्रीमिंग, ड्रीम कैन बी रिकॉल्ड, एनहांस हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्रेन एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं पहले हमारे पास था नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, अब हमारे पास है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें क्या होता है जनाब, इसमें जो आपको अक्सर ख्वाब आते हैं ना, वो आपके रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है इस फेज़ में होते हैं, आप स्लीप के तब आपको ख्वाब आते हैं। ठीक है, ड्रीम कैन बी रिकॉल्ड, कि आपको जो, इसका क्या मतलब है कि आपको जो ख्वाब आया ना वो आपको याद रहेगा। आप सुबह उठे हैं, अक्सर ऐसे होता है हमें ख्वाब याद नहीं होता, अक्सर होता है हमें याद होता है। तो जो ख्वाब याद रहेगा वो आपका किस स्लीप के किस फेज़ में आया है, वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपको ख्वाब आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनहांस्ड हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्रेन एक्टिविटी। इसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग और ब्रेन एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इस बात को आप ऐसे याद रख लें, लाइक ऐसे याद रख लें कि आप जैसे हम अगर कोई बहुत गंदा सा डरावना सा ख्वाब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांसें, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रख लें कि जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ना, उसमें आपको ख्वाब आएंगे और आपका दिल का हार्ट रेट बढ़ जाएगा और आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक हो गया।
आगे हम देखते हैं एंजियोलाइटिक्स। एंजियोलाइटिक्स को हम एंटी एंजाइटी भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये वर्ड दो से मिला है, एंजियो मीन्स एंजाइटी, लाइटिक्स मीन्स लाइसिस, और एंजाइटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। तो अब एंटी एंजाइटी है क्या? पहले हम देखते हैं एंजाइटी क्या है। ठीक है, एंजाइटी है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। एंजाइटी क्या है? इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन, वरीड थॉट्स। ठीक है ना। अब क्या है कि एंजाइटी जो है फीलिंग ऑफ टेंशन है, आपको टेंशन हो रही है। अब आपको किसकी टेंशन है? आपने स्टेज पे जाना है, ठीक है, आपने कोई परफॉर्मेंस करनी है, आपने कोई लेक्चर देना है, ठीक है, आपको एंजाइटी होगी, आप टेंशन में होंगे। तो वरीड थॉट्स भी हो सकती हैं, परेशानी की आपको मतलब परेशानी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है कि आप वाइवा देने जा रहे हैं। ठीक है, आप वाइवा देने से पहले आप कैसे स्ट्रेस्ड होंगे, आप एंजाइटी स्टेट में होंगे, परेशान होंगे। अक्सर बच्चों के जो है पसीना आ रहा होता है, तो वो जो है एंजाइटी का स्टेट है। ठीक है, आगे ये जो है ना, आगे हमारे पास एंजाइटी के भी फर्दर टाइप्स हैं। एंजाइटी की फर्दर टाइप्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास है पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम जो है इसके लिए एक मिनिमोनिक तो नहीं है खैर, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से याद रखेंगे ना तो आपको शायद आसानी हो जाए याद रखने में। तो आप मेरे साइड से रिपीट करें। मैंने ऐसे किया है कि PD, GAD, SAD, OCD, PST। ठीक है, PD, GAD, SAD, OCD, PST। PD, GAD, SAD, OCD, PST. PD stands for what? PD stands for panic disorder. GAD stands for generalized anxiety disorder. SAD stands for social anxiety disorder. And OCD stands for obsessive compulsive disorder. PST stands for post traumatic stress disorder. ठीक हो गया। अब हम देखते हैं what is PD. That stands for panic disorder. It is sudden attack of overwhelming fear that is associated with tachycardia, sweating, trembling, etc. पैनिक डिसऑर्डर में क्या होगा कि आप पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड ही बता रहा है कि पैनिक कंडीशन है। आप पैनिक कब होंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप एक रोड से जा रहे हैं, ठीक है, आपके पीछे ना कुत्ता भाग पड़ा है। अब क्या होगा? आप पैनिक हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप पैनिक होंगे, आप पैनिक होके भागेंगे। और अगर आपको कोई रास्ता नहीं, कहीं उसे कुत्ते से बचने की कोई जगह नहीं मिल रही होगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कंडीशन में जाएंगे। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा जो है वो बीट करेगा, विच कॉजेज टैकीकार्डिया। ठीक है, तो आप ट्रेम्बलिंग करेंगे, आप शिवर करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि यार मैं क्या करूं। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने दी है जो कि आम लाइफ से बिलोंग करती है। ठीक हो गया। तो अगर इस टाइप का कोई आपको एंजाइटी हुई है, इस टाइप की कोई आपको परेशानी हुई है, तो ये किससे बिलोंग करेगी? ये पैनिक डिसऑर्डर होगा। उसके बाद हमारे पास है गैड। व्हाट इज गैड? गैड स्टैंड्स फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आपको बता रहा है नॉर्मल लाइफ की एंजाइटी है ना, मतलब जो ऐसी एंजाइटी जो आपकी नॉर्मल रूटीन की वर्किंग को अफेक्ट करेगी, आपकी नॉर्मल लाइफ के साइकिल को अफेक्ट करेगी, आपके मूड को अफेक्ट करेगी, ऐसी जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी। ऐसा एंजाइटी नॉर्मल रूटीन लाइफ का कोई किसी बात की आपको परेशानी है, ऐसी परेशानी जो आपकी जो है पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगी, आपकी वर्किंग को अफेक्ट करेगी, वो किससे बिलोंग करती है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज स्टेट ऑफ एक्सेसिव एंजाइटी लैकिंग एनी क्लियर रीजन। मतलब इसमें कोई खास वजह नहीं होती, बस किसी वजह से आप परेशान हैं और वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो किस से बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से। आगे हमारे पास है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब देखिए, हर चीज़ ना अपने नाम में बताती है कि भाई इसका मतलब क्या है। अब देखिए, वर्ड इसमें है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, आप मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है ना कि इसमें क्या होगा। सिंपल सी बात है कि इसमें सोशल वर्ड है, तो मतलब लोगों की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से जो एंजाइटी होती है ना, उसे हम कहते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर।
ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है, फियर ऑफ बीइंग विद और इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, मतलब आप घबराते हैं किसी भी शख्स से। होते हैं अक्सर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जिससे आप मिलने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? उनकी बातों की वजह से, या तो वो आपके रिजल्ट पे आपको ताने देंगे, या कोई भी लाइफ में कोई भी मसला होता है उस पर आपको बात बात पे बोलेंगे। इस तरह से जो एंजाइटी पर्सन जो है एंजाइटी स्टेट में चला जाता है और वो उन बंदों से मिलने से अकेला घबराता है, उसे अकेला रहना पसंद होता है। तो इस टाइप की एंजाइटी क्या होगी? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। हमारे पास हो गया पीडी, गैड, सैड। अब हमारे पास है ओसीडी। ओसीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है, इसमें ये इरेशनल एंजाइटी है, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है इस एंजाइटी की। इसमें आप ऐसे याद रख लें कि फियर ऑफ कंटामिनेशन से याद रख लें। इसमें क्या होगा जनाब, अब एक बंदा ना किसी को हाथ में लाता है, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है मेरे हाथों को तो बहुत जर्म्स लग गए हैं भाई। उसे इस टाइप की फीलिंग्स आती है। वो बार बार, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा बार बार हाथ धोएगा कि यार मेरे हाथों को जर्म्स लग गया। इसी तरह से अब एक इंसान है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा या घर का गेट जो है उसने लॉक किया है। अब वो आके बैठ गया, अब उसे याद ही नहीं है कि यार मैंने लॉक किया है कि नहीं। वो बार बार जाएगा और देखेगा कि मैंने लॉक भी किया था या नहीं। अब 1-2 दफ़ा, ये अगर कंडीशन 1 से 2 दफ़ा हो, मतलब आप 1-2 दफ़ा जाएं और देखें, तो ये एंजाइटी के केस में नहीं आता। हाँ, अगर आप यही चीज़ बार बार करें, आप बार बार हाथ धोएं, आप बार बार जाके दरवाज़ा लॉक करें, या बार बार जाके देखें कि मैंने लॉक किया भी था या नहीं, तो ये जो कंडीशन है ये एंजाइटी की केस में आती है और इसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके बाद है हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये क्या है? अब ये वर्ड ही हमें बता रहा है कि पोस्ट मतलब बाद में, ट्रॉमेटिक मतलब कोई ट्रॉमा है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि ऐसा कोई किसी अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, उनके बहुत ज़्यादा लाइफ में कोई मिसहैप हुआ होता है, ठीक है। तो अब जब वो उस कंडीशन से दोबारा कंडीशन तो नहीं कह सकते, मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पर किसी भी पर्सन के साथ कोई मिसहैप हुआ है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का भी एक मिसहैप हो सकता है, वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जब वो पर्सन उस जगह से गुजरेगा ना, उसे वो सब याद आएगा और वो एंजाइटी स्टेट में जाएगा। हो सकता है वो बीच में उस मिसहैप के बाद कुछ अर्सा वो ठीक रहा हो, लेकिन जब वो एक उस सिचुएशन से या उस जगह से दोबारा गुजरेगा, उसे सब वही याद आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास क्या है, एंजाइटी ट्राइगर्ड बाय रिकॉल ऑफ पास्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि यार आप किसी बंदे के साथ कुछ हुआ है, ठीक है, अब बीच में वो काफ़ी अर्से तक ठीक रहा है, उसके बाद कोई ऐसा बंदा उसे मिला, उसने उसे पूछा यार तुम्हारे साथ क्या हुआ था, या उस मिसहैप से रिलेटेड उसने कोई बात की है, तो उसे वही सब याद आ जाएगा और फिर वो एंजाइटी स्टेट में चला जाएगा, परेशानी स्टेट में चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि एंजाइटी क्या है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी क्या है, स्लीप क्या है, उसकी फर्दर स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ स्लीप हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये जो ड्रग्स हैं, जो सिडेशन हिप्नोटिक्स जो हैं ड्रग्स जो सिडेशन कॉज करती हैं, हिप्नोसिस कॉज करती हैं, एंटी एग्जाइटी हैं, वो एक ही क्लास के अंदर रखी गई हैं। क्यों रखी गई हैं? इसका कोई कंसेप्ट है। अगर एक ही ड्रग हम लो डोज पे देंगे तो वो क्या करेगा, सिडेशन कॉज करेगी, वो मतलब गनुदगी कॉज करेगी, आपको लाइट सी डिजीनेस कॉज करेगी, आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। अगर वही ड्रग जो है हम सिडेटिव डोज से थोड़ी सी ज़्यादा डोज पे हम देंगे ना, तो वो हिप्नोसिस कॉज करेगी, आपको मुकम्मल जो है सुला देगी फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है ना। वो स्लीप जो है वो नॉर्मल स्लीप के साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, लाइक जैसे नॉर्मली बंदा सोता है वैसे ही सोएगा इसमें भी, ठीक है। तो आगे क्या है कि अगर यही हम ड्रग ज़्यादा डोज पे दे दें, ठीक है, जो हमने डोज जो है हिप्नोसिस के लिए दी थी ना डोज, अगर थोड़ी सी उससे बढ़ा देना तो वो एंजाइटिक या एंटी एंजाइटी के तौर पे वो कॉज करेगी, ठीक है। उसके बाद है अगर हम वो डोज जो हमने एंटी एंजाइटी के लिए दी थी, अगर वही डोज हम थोड़ी सी और बढ़ा देना तो वो एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या शो होता है, इससे हमें ये शो होता है
है कि एक्शन जो है वो डोज डिपेंडेंट है। ठीक है, आप डोज बढ़ाते जाएं या आप डोज कम करते जाएं, उस हिसाब से आपका एक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास यही है कि हमने इसे ओनली एंजाइटिक्स भी कह सकते हैं, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स भी कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले इन क्लास ऑफ ड्रग्स को जो कि आपको मैंने पहले बता दिया था। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी क्लास ऑफ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं जो कि मैंने इकट्ठे ही बना दिए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हमें अप्रिशिएट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन जो है हमें नेक्स्ट फर्दर वीडियोस बनाने में हेल्पफुल होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।